दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व का शोर और प्रचार हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसी दौर में भारत की वैश्विक साख किस तरह कमजोर हुई है, ये भी उतना ही बड़ा सवाल है। खास तौर पर उन देशों में जहां कभी भारतीय नागरिकों को सम्मान और रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलते थे, विशेषकर मुस्लिम देशों में आज हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। भारतीय नागरिकों के साथ बढ़ता अपमान और भारतीय पासपोर्ट का बोझ बन जाना इसकी साफ तस्वीर पेश करता है। इसका एक ठोस उदाहरण हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वयं राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के जरिए पेश किया है। डिपोटेशन यानी किसी देश से किसी विदेशी नागरिक को जबरन बाहर निकाल देना, यह प्रक्रिया आमतौर पर तब होती है जब उस व्यक्ति को वहां रहने के योग्य नहीं माना जाता। अब तक जब डिपोटेशन की बात होती थी तो जहन में सबसे पहले अमेरिका का नाम आता था। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाद ये धारणा और मजबूत हुई थी कि अमेरिका भारतीयों को बड़ी संख्या में वापस भेज रहा है, लेकिन सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े इस सोच को पूरी तरह झुठलाते हैं। सिर्फ साल 2025 में ही कुल 81 देशों से 24,600 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। हैरानी की बात यह है कि इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर नहीं है। डिपोटेशन के मामले में सबसे ऊपरी सऊदी अरब है, जिसने बीते 12 महीनों में लगभग 11,000 भारतीयों को वापस भेजा है, यानी औसतन हर महीने करीब 1,000 भारतीयों को सऊदी अरब से भारत लौटाया गया है। इसके मुकाबले अमेरिका से केवल 3,000 लोगों का डिपोटेशन हुआ है। अन्य देशों के आंकड़े भी चिंताजनक है। म्यांमार से 10,591, यूएई दुबई सहित से 10,469, बहरीन से 1,469, मलेशिया से 1,485, थाईलैंड से 481 और कंबोडिया से 305 भारतीयों को वापस भेजा गया। इतना ही नहीं, विकसित देशों में पढ़ाई के लिए गए छात्रों को भी नहीं छोड़ा गया। ब्रिटेन ने 170 भारतीय छात्रों, ऑस्ट्रेलिया ने 114, रूस ने 82 और अमेरिका ने 45 छात्रों को 2025 में भारत वापस भेज दिया। ये सभी आंकड़े किसी विपक्षी दल के नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए आधिकारिक आंकड़े हैं। इसके बावजूद गोदी मीडिया आज भी ये दावा करता है कि देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसी बीच एक और दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आया है। रूस में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है। मॉस्को जैसे शहरों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। ऐसे मौसम में कुछ भारतीय नागरिक खुशी से नाचते गाते दिखाई दिए। पहले तो लगा कि शायद कोई जश्न है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल इन लोगों को रूस में सफाई कर्मी की नौकरी मिली है। वो वहां सड़कों की सफाई करेंगे, नाले और शौचालय की सफाई करेंगे। बदले में उन्हें लगभग 1 लाख प्रति माह वेतन दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि काम छोटा है या बड़ा, सवाल ये है कि जिस देश को विश्व गुरु बताया जा रहा है, वहां के नागरिक आज भी जान जोखिम में डालकर बर्फीले देशों में ऐसी नौकरियों को अपनी मजबूरी मानने को तैयार हैं। जो लोग रूस गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनमें केवल सामान्य मजदूर ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग डिग्रीधारी युवक भी शामिल हैं। यानी जिन लोगों ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वे आज विदेश में जाकर सफाई का काम कर रहे हैं। और हालात ऐसे हैं कि इस काम के मिलने पर वे नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जरा सोचिए, देश का रुतबा कितना बढ़ गया है कि यहां से लोग रूस जाकर सड़कें, नाले और शौचालय साफ करें और उसे अपनी किस्मत समझकर जश्न मनाएं। ये भी सोचने की जरूरत है कि भारत में इन लोगों की हालात क्या रही होंगी कि सफाई की नौकरी भी उन्हें राहत और खुशी का कारण लग रही है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देशों से खबरें आई थी कि वहां काम करने गए भारतीय युवकों को जबरन युद्ध में झोंक दिया गया। कई भारतीयों की जान चली गई। इन घटनाओं से साफ समझ में आता है कि दुनिया भर में भारत की छवि किस तरह लगातार नुकसान झेल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही क्रिसमस गुजरा है। क्रिसमस के दौरान देश में जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा होगा। कई लोगों को लगता है कि जो तमाशा यहाँ होता है वो यहीं तक सीमित रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे विदेशों की खबरें हम तक पहुंचती है, वैसे ही भारत के भीतर की घटनाओं की खबरें भी पूरी दुनिया तक जाती है। आप बहुत जोश में आकर कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमने भी इस पर वीडियो बनाए, हमें भी दुख हुआ, लेकिन
अगर पिछले 10-15 दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो सच्चाई और भी डरावनी नजर आती है। ओडिशा में जुएल शेख नाम के एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। वो पश्चिम बंगाल से काम की तलाश में गया था। उससे पहचान पत्र मांगा गया, उसने आईडी दिखाई, इसके बावजूद गुंडों ने उसे बेरहमी से मार डाला। केरल में छत्तीसगढ़ से मजदूरी करने गए एक दलित युवक की भी पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस घटना में आरएसएस से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। उत्तराखंड की घटना और भी चौंकाने वाली है। त्रिपुरा से आया एक युवक वहां एक निजी विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। 6 तारीख की शाम वह अपने भाई के साथ सब्जी खरीदने निकला। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, मोमो और अन्य नस्लीय तानों से चिढ़ाया, फिर उसे और उसके भाई को बुरी तरह पीटा। भाई किसी तरह बच गया, लेकिन ये युवक जिसके पिता बीएसएफ में देश की सुरक्षा के लिए तैनात थे, 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ देता है। ये एक हिंदू युवक था, नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ। उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका चेहरा मोहरा उत्तर भारत के लोगों से मेल नहीं खाता था। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है कि ये खबरें भारत से बाहर नहीं जाती? क्या क्रिसमस के दिन जो कुछ देश में हुआ उसकी जानकारी दुनिया तक नहीं पहुंची? अगर हम सच देखना चाहते हैं तो सच्चाई यही है कि ऐसी घटनाएं भारत की छवि को भीतर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा नुकसान पहुंचा रही है। क्या आपको लगता है कि दुनिया भर के अखबारों ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया? बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इन खबरों को प्रमुखता से छापा है। कुवैत से प्रकाशित होने वाला अरब टाइम्स, जो पूरे मिडिल ईस्ट में पढ़ा जाता है, उसने क्रिसमस के दिन एक वीडियो साझा किया। उस वीडियो में कुछ लोग क्रिसमस मना रही महिलाओं को जबरदस्ती घर लौटने के लिए कहते दिखाई देते हैं। अरब टाइम्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि क्रिसमस भारत के ईसाई समुदाय के लिए एक बड़ा है और उल्लासपूर्ण त्योहार है, जिसे वे परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाते आए हैं। लेकिन इस बार क्रिसमस के दौरान ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली कई घटनाएं सामने आई है। अरब टाइम्स इस स्थिति के लिए भारत में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के उभार, यानी सीधे शब्दों में कहे तो आरएसएस से जुड़ी राजनीतिक को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रिपोर्ट में जबलपुर का भी जिक्र है, जहां एक वीडियो में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता की मौजूदगी में पुलिस को एक ईसाई लड़की को धमकाते हुए दिखाया गया। ये रिपोर्ट केवल कुवैत तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट में पढ़ी और देखी जाती है। अब इंग्लैंड की बात करें, जहां ईसाई धर्म बहुसंख्यक हैं, वहां के प्रतिष्ठित अखबार द इंडिपेंडेंट ने विस्तार से खबर प्रकाशित की कि भारत में किस तरह हिंदू राइट विंग समूह क्रिसमस के योजनाओं में बाधा डाल रहे हैं। इसी तरह द टेलीग्राफ ने भी रिपोर्ट छापी कि कैसे विभिन्न स्थानों पर हिंदू संगठनों ने चर्चों में हो रहे क्रिसमस सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की। ये तो वे खबरें हैं जिनकी जानकारी हमें है। इसके अलावा न जाने कितनी भाषाओं और देशों के मीडिया में क्या क्या छपा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब ये भी देखिए कि भारत के विरोधी देश इन खबरों का किस तरह फायदा उठा रहे हैं। टीआरटी वर्ल्ड, जो तुर्की का सरकारी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, वही तुर्की जिसने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, उसने भी इस मुद्दे को उछाला। टीआरटी वर्ल्ड ने ट्वीट किया और रिपोर्ट प्रकाशित की कि भारत में क्रिसमस भय के माहौल में मनाया जा रहा है। उसने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों में ईसाई समुदाय पर हुए हमलों का जिक्र किया और साफ तौर पर इसमें हिंदुत्ववादी संगठनों की भूमिका बताई। अब जरा इसकी तुलना बाकी दुनिया से करिए। पूरी दुनिया में केवल ईसाई देश ही नहीं है। ईसाई देशों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म के देश हैं तो वो है मुस्लिम देशों के हैं। पाकिस्तान जैसे देश में जहां अल्पसंख्यकों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लाहौर में क्रिसमस खुलेआम और धूमधाम से मनाया गया। सड़कों पर भी सेलिब्रेशन हुआ, चर्च के भीतर भी उत्साह मनाया गया और कहीं से ये खबर नहीं आई कि ईसाइयों को क्रिसमस मनाने से रोका गया हो या उन पर हमले किए गए हों। यही वो तुलना है जो आज भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। ईरान में अलग अलग शहरों में चर्च मौजूद है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्रिसमस के मौके पर इन चर्चों को शानदार रोशनी से सजाया गया, उत्सव मनाया गया और किसी ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। ईरान एक
धार्मिक देश है, एक इस्लामिक राष्ट्र है, जिसकी आलोचना हमारे यहाँ अक्सर इसी वजह से की जाती है कि वो मजहबी मुल्क है। लेकिन उसी मजहबी मुल्क और इस्लामिक देश में क्रिसमस मनाने से किसी को कोई नहीं रोका गया। इसके उलट हमारे यहाँ हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि एक तरफ कट्टरपंथी हिंदू समूह जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी मुसलमान भी हैं जिन्हें लगता है कि क्रिसमस की बधाई देने से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। कट्टरपंथ जब बढ़ता है तो वो सिर्फ एक तरफ से नहीं बढ़ता है, वो दोनों तरफ से फैलता है। ईरान को छोड़ दीजिए, जरा फिलिस्तीन को याद कीजिए। फिलिस्तीन हाल के समय में भयानक संकटों और तबाही से गुजरा है, लेकिन वहीं फिलिस्तीन जहां ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा स्थान बेथलम स्थित है, वहां चर्चों में पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया गया। चर्चों को रोशन किया गया, सड़कों पर जुलूस निकाले, लोगों ने परंपरागत तरीके से त्योहार मनाया और कहीं से भी किसी तरह की रुकावट या हिंसा की खबरें नहीं आई। ओमान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या मलेशिया, ये सभी मुस्लिम बहुल देश हैं। इन देशों में न किसी चर्च पर हमला हुआ, न किसी ईसाई को क्रिसमस मनाने से रोका गया, लेकिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं सामने आई। अगर भारत के अलावा कहीं और क्रिसमस मनाने वाले पर हमला हुआ तो वो केवल इजराइल के हाइफा शहर में देखने को मिला, जहां चर्च में क्रिसमस मना रहे लोगों को रोकने और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही देश ऐसे रहे जहां ईसाई पर हमले की खबरें आई, भारत और इजराइल। अब जरा सोचिए कि इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि कैसी बन रही होगी। जब यूरोप में द इंडिपेंडेंट, द टेलीग्राफ या अन्य भाषाओं की अखबार पढ़े जाएंगे और उनमें यह लिखा होगा कि भारत में हिंदुत्ववादी ताकतें ईसाइयों को भी निशाना बना रही हैं, क्रिसमस मनाने वालों को परेशान किया जा रहा है, तो वहां की आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? तब किस तरह की छवि बनेगी और किस तरह का डंका बजता दिखाई देगा? विदेशों में रहने वाले लोग जब ये खबर पढ़ेंगे तो उनके मन में क्या आएगा? बहुत संभव है कि वहां रहने वाले अधिकतर लोग खुद क्रिसमस मनाते हों, उस माहौल का हिस्सा हों, सांप्रदायिक न हो और सभी धर्मों का सम्मान करते हों। लेकिन भारत से आई ऐसी खबरें उनके मन में संदेह और दूरी पैदा करेगी। मान लीजिए मैं यूरोप चला जाऊं, मेरा नाम शिव कुमार यादव है, नाम से साफ पता चलता है कि मैं हिंदू हूं। अगर वहां कोई ईसाई मुझसे पूछ ले कि तुम लोग तो भारत में क्रिसमस नहीं मनाने देते, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाला इंसान हूं, सभी त्योहार मनाता हूं, लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे देखकर भी उनके मन में यह शंका रहेगी कि शायद मैं भी वैसा ही सोचता हूं। यही वो नुकसान है जो देश की छवि को होता है। नरेंद्र मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च गए थे, वहां क्रिसमस की बधाई दी थी, समारोह में शामिल हुए थे और उसका वीडियो जारी किया गया था। उस वीडियो के जरिए दुनिया को यह संदेश दिया गया था कि भारत में सभी धर्मों और सभी त्योहारों को सम्मान के साथ मनाया जाता है। लेकिन वो वीडियो अब पीछे छूट गया है। जो वीडियो गली चौराहे और चर्चों के बाहर बने, जो हंगामे और बदतमीजी के दृश्य सामने आए, वे पूरी दुनिया में फैल गए और ये तय है कि भारत के विरोधी देश इन दृश्यों का पूरा फायदा उठाएंगे। हमारे जो दोस्त देश के बाहर हैं वे भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि ये कैसा देश बनता जा रहा है, जहां न मुसलमानों को बर्दाश्त किया जा रहा है और ना ही ईसाइयों को। इस देश में ईसाई आबादी मुश्किल से 3-4% है। इतने छोटे अल्पसंख्यक भी अगर आपको स्वीकार नहीं है तो सवाल उठता है कि जब हिंदुस्तान के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बसेंगे तो उन्हें वहां कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? जब भारतीयों की डिपोटेशन होगी तो जो अधिकारी उस फैसले को लेंगे उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी आ सकती है कि ये वही लोग हैं जो अपने देश में मुसलमानों और ईसाइयों को चैन से जीने नहीं देते, तो फिर ये हमारे देश में आकर चैन से क्यों रहें? ये सोच बनना बहुत खतरनाक है, लेकिन मौजूदा हालात उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। जिस डंके की बात की जाती है वो असल में किस पर टिका है? एक बड़ा बाजार है, बड़ी आबादी है, पुरानी प्रतिष्ठा है। इन्हीं वजहों से भारत को बाहर सम्मान मिल जाता है और लोग कहते हैं कि
देश का डंका बज रहा है। पैसा होने की बात भी की जाती है, जबकि हकीकत यह है कि देश आज दुनिया के बड़े कर्जदारों में शामिल हो चुका है। IMF तक का नाम सामने आता है, लेकिन यकीन मानिए अगर यही हरकतें चलती रही, अगर इसी तरह से तमाशे देश के भीतर होते रहे तो बात यहीं आकर नहीं रुकेगी, ये मामला आगे जाएगा। आज जिस तरह पूरी दुनिया इजराइल को लेकर दो हिस्सों में बटी हुई है और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इजराइल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मेरा डर है कि कहीं कल वही हालत हमारा ना हो जाए। मेरा दर्द यही है कि अगर नफरत और अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्व्यवहार का यही रास्ता चलता रहा तो कहीं भारत को दुनिया में एक पेरिया टेस्ट के रूप में देखा जाने लगेगा। कहीं भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में न बन जाए जो अपने ही अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी करता है, कहीं हमें एक नफरत फैलाने वाले देश के तौर पर न जाने जाएं। और जो लोग खुद को राष्ट्रभक्त कहते हैं, सच पूछिए तो वही देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वे भारत की छवि को पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्योंकि मुझे देखने वाले ज्यादातर लोग भारतीय हैं तो मैं हाथ जोड़कर बस यही अपील करना चाहता हूं कि वोट की राजनीति अपनी जगह है, सत्ता की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का प्रदर्शन देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस तरह की सोच और इस तरह की हरकतों के समर्थन से बचिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।